तो चलिए देख लेते हैं 14 दिसंबर 2024 को फर्स्ट मीटिंग में जो आपका सेकंड पेपर कराया गया था उसमें जो मनोविज्ञान के प्रश्न थे उसके सटीक उत्तर। यहाँ पर कथन कारण से प्रश्न दिए गए हैं। कथन कारण के प्रश्न हम पढ़ेंगे नहीं, आपको डायरेक्ट उत्तर बता दे रहे हैं, आप अपने बुकलेट में मिला लीजिएगा। अगर इस प्रश्न की बात करें तो ए और आर दोनों सही हैं और ए की आर सही व्याख्या भी करता है। ऑप्शन नंबर पहला इसका राइट है। ऑप्शन नंबर जो सेकंड है उसको लेकर भी थोड़ा डाउट है, लेकिन क्लियर आपका ऑप्शन नंबर 1 होना चाहिए। बाकी देखते हैं सीटेड क्या आंसर टिक करता है। दूसरा प्रश्न आपका पूछा गया था, एक समावेशी कक्षा में शिक्षक। काफी इजी प्रश्न है, अगर आपको समावेशी का अर्थ पता है तो आप इस प्रश्न को अच्छे से कर लेंगे। ऑप्शन नंबर तीसरा जो है, बच्चों की विभिन्न आवश्यकताओं के अनुरूप पाठ्यचर्या और शैक्षणिक रणनीतियों को संशोधित करता है। यही सही है, यही सटीक उत्तर है। ऑप्शन नंबर तीसरा इसका राइट है। तीसरा प्रश्न भी कथन कारण पे है। प्रश्न का जो मेन हेडिंग था, वर्ग समावेशन का एक उदाहरण दिया गया था यहाँ पर अभिकथन के रूप में, कारण के रूप में। अगर इसका सटीक उत्तर की बात करें तो ए और आर दोनों सही हैं, लेकिन ए की आर सही व्याख्या नहीं करता। ऑप्शन नंबर दूसरा आपका सही है। अगला प्रश्न पूछा गया था, जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत के अनुसार इसका जो सटीक उत्तर है, सीखने के अनुभव बच्चों के संज्ञानात्मक क्रियाओं के वर्तमान स्तर पर निर्भर करते हैं। ऑप्शन नंबर दूसरा इसका सही है। प्रश्न नंबर 5वां जो आपका था वो भी कथन और कारण पे था। इस प्रश्न का जो उत्तर होगा, ऑप्शन नंबर चौथा इसका सही है। ए और आर दोनों गलत है। ऑप्शन नंबर 4 इसका सही है। प्रश्न नंबर 6 जो पूछा गया था, 10 साल की काकुली गणित के एक कठिन सवाल से जूझ रही है, उसके समस्या समाधान कौशल को बढ़ाने के लिए उसकी शिक्षिका क्या कर सकती है। सबसे अच्छा होता है बच्चों की मदद करना कि आप उनको समस्या से जूझने दीजिए या फिर उसमें मेहनत करने दीजिए। जरूरत पड़ने पर आप उन्हें मदद करिए, ना कि उनके कार्य को ही आप कंप्लीट कर दीजिए। इससे बच्चा कुछ सीखेगा ही नहीं। ऑप्शन नंबर तीसरा जब आप देखेंगे, लिखा है कोशिश करते रहने के लिए उसे प्रोत्साहित करें और जरूरत पड़ने पर आलंबन प्रदान करें। यही आपका स्कैप फोल्डिंग होता है। स्कैप फोल्डिंग का अर्थ यही होता है कि जब बालक कहीं फंस जाए तो थोड़ा सा आप उसको मदद करें ताकि उससे बाहर निकले, बाकी कार्य बालक को ही करना है। ऑप्शन नंबर तीसरा इसका सही है। अगला प्रश्न आपका था, लेव वाइगोत्स्की के सिद्धांत का पालन करते हुए एक शिक्षक को क्या करना चाहिए। इसका सटीक उत्तर है ऑप्शन नंबर 4, अपने विद्यार्थियों के साथ पारस्परिक अध्यापन का पालन करना चाहिए। यही आपका राइट आंसर है। अगला प्रश्न आपका है, लॉरेंस कोहलबर्ग के सिद्धांत के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। तो इस प्रश्न का जो सटीक उत्तर होगा, यह बच्चों को दुविधात्मक स्थितियां प्रस्तुत करता है। यही राइट आंसर होगा, बाकी कोई भी ऑप्शन सही नहीं है। अगला प्रश्न आपका था, हार्वर्ड गार्डनर के बहुबुद्धि सिद्धांत का प्रस्ताव है कि बुद्धि समय के साथ बदलती है। ऑप्शन नंबर पहला इसका सही है। अगला प्रश्न आपका पूछा गया था, निम्न में कौन सा प्रदर्शन लक्ष्य अभिविन्यास का एक उदाहरण है। तो इस प्रश्न का जो सटीक उत्तर होगा, एक छात्र अच्छा ग्रेड पाने और दूसरों से बेहतर होने के लिए कड़ी मेहनत करता है। ऑप्शन नंबर दूसरा इसका सही। अगला प्रश्न आपका कथन और कारण से दिया गया था। इस प्रश्न का जो उत्तर होगा, ऑप्शन नंबर 4 इसका सही है। ए और आर दोनों गलत हैं। ऑप्शन नंबर 4 इसका राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न जो पूछा गया था, एक शिक्षिका छात्रों को उनके पूर्व ज्ञान को नई संकल्पना से जोड़ने के अवसर प्रदान करके अपनी कक्षा में सार्थक सीखने व विवेचनात्मक
सोच को सक्षम बनाना चाहती है, निम्नलिखित में से कौन सी शिक्षण रणनीति सबसे प्रभावी होगी? इस 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 प्रश्न का सटीक उत्तर होगा छात्र से नई सामग्री संबंधित अपने स्वयं का अनुभव साझा करने के लिए कहना और फिर उन्हें विषय से जोड़ना। यही अच्छा टीचिंग का स्किल भी होता है। यही अच्छी टीचिंग की स्किल भी होती है। ऑप्शन नंबर तीसरा इसका राइट है। अगला प्रश्न पूछा गया था, निम्न में से कौन विद्यार्थियों में सीखने के लिए आकलन का एक उदाहरण है? तो 20 नंबर का जो प्रश्न है उसका उत्तर होगा पूर्व ज्ञान की जांच के लिए कक्षा की शुरुआत में एक प्रश्नोत्तरी और विचार मंथन। ऑप्शन नंबर दूसरा इसका सही है। जस्ट इसके पहले वाला जो प्रश्न था लगभग इसी से रिलेटेड वो भी प्रश्न था। ऑप्शन नंबर दूसरा इसका सही है। अगला प्रश्न भी आपका कथन कारण से दिया गया है। अभी कथन यहां पर दिया गया है और कारण यहां पर दिया गया है। इसका आपको सटीक उत्तर बतलाना था तो बता दें आपको, इस प्रश्न का भी ऑप्शन नंबर 4 ही सही है। ए और आर दोनों गलत हैं। अगला प्रश्न आपका पूछा गया था, अधिगम के सार्वभौमिक अभिकल्प में क्या शामिल नहीं है? तो ऑप्शन नंबर आपका जो हो जाएगा शिक्षार्थियों के नामीकरण और वर्गीकरण के विभिन्न रूपों को लागू करना। ऑप्शन नंबर इसका जो है वह चौथा राइट हो जाएगा, यही शामिल नहीं है। 12 नंबर का प्रश्न, उन बच्चों को जिन्हें दृष्टिबाधिता है उन्हें शामिल करते समय शिक्षक को किस चीज का उपयोग करना चाहिए? तो ब्रेल लिपि एक होता है जो कि स्पर्श प्रणाली है, ना कि श्रवण। ब्रेल देखकर अगर आप राइट आंसर मारेंगे तब आपका गलत हो जाएगा, आपको पूरा लाइन पढ़ना ही पड़ेगा। यह एक स्पर्श प्रणाली, ऑप्शन नंबर पहला आपका राइट है। अगला प्रश्न, विकास स्पेस दिया गया आयाम के तहत भावनाओं, आत्मधारणा तथा परिवारों, साथियों और दोस्तों के साथ पारस्परिक संबंधों में परिवर्तन का अध्ययन किया जाता है। तो इसका उत्तर हो जाएगा मनोसामाजिक। ऑप्शन नंबर जो आपका है वह चौथा वह राइट है। अगला प्रश्न पूछा गया, निम्नलिखित में से किस विधि में शिक्षक और विद्यार्थी अपनी भूमिकाओं का विनिमय करते हैं? तो पारस्परिक अध्यापन, ऑप्शन नंबर 4 इसका राइट है। अगला प्रश्न, व्यवहार रुचियां, दृष्टिकोण, कौशल और व्यक्तित्व लक्षण जिन्हें एक संस्कृति विशिष्ट जेंडर के लिए उपयुक्त मानती है उन्हें डॉट दिया गया है के रूप में संदर्भित किया जाता है। ऑप्शन नंबर पहला राइट हो जाएगा, जेंडर भूमिकाएं सांस्कृतिक रूप से परिभाषित। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 16, भाषा और सोच प्रक्रिया के बीच संबंध का प्रस्ताव रखते हुए लेवाइगोस्की ने निम्नलिखित में से किस रूप में भाषा को अवधारणाबद्ध किया? तो ऑप्शन नंबर पहला इसका सही है, भाषा एक सांस्कृतिक उपकरण है जो संज्ञात को कई तरीकों से सुगम बनाती है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा एक ऐसे प्रश्न का उदाहरण है जो विवेचनात्मक सोच को बढ़ावा देता है? तो इसका उत्तर ऑप्शन नंबर तीसरा, द्वितीय विश्व युद्ध के फैलने में किन कारकों का योगदान था? अगला प्रश्न जो पूछा गया था, एक शिक्षिका छात्रों को उनके पूर्व ज्ञान को नई संकल्पना से जोड़ने के अवसर प्रदान करके अपनी कक्षा में सार्थक सीखने व विवेचनात्मक सोच को सक्षम बनाना चाहती है, निम्नलिखित में से कौन सी शिक्षण रणनीति सबसे प्रभावी होगी? इस प्रश्न का सटीक उत्तर होगा छात्र से नई सामग्री संबंधित अपने स्वयं का अनुभव साझा करने के लिए कहना और फिर उन्हें विषय से जोड़ना। यही अच्छी टीचिंग की स्किल भी होती है। ऑप्शन नंबर तीसरा इसका राइट है। अगला प्रश्न पूछा गया था, निम्न में से कौन विद्यार्थियों में सीखने के लिए आकलन का एक उदाहरण है? तो 20 नंबर का जो प्रश्न है उसका उत्तर होगा पूर्व ज्ञान की जांच के लिए कक्षा की शुरुआत में एक प्रश्नोत्तरी और विचार मंथन। ऑप्शन नंबर दूसरा इसका सही है। जस्ट इसके पहले वाला जो प्रश्न था लगभग इसी से रिलेटेड वो भी प्रश्न था। ऑप्शन नंबर दूसरा इसका सही है। अगला प्रश्न भी आपका कथन कारण से दिया गया है। अभी कथन यहां पर दिया गया है
और कारण यहाँ पर दिया गया है। इसका आपको सटीक उत्तर बतलाना था तो बता दें आपको। इस प्रश्न का भी ऑप्शन नंबर 4 ही सही है, ए और आर दोनों गलत हैं। अगला प्रश्न आपका पूछा गया था, नई अवधारणा को बढ़ाने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी प्रभावी रणनीतियां हैं? तो इस प्रश्न का जो उत्तर होगा वह पहला, दूसरा और तीसरा, ये और ये तीनों सही हैं। बाकी ऑप्शन नंबर जो 4 इसका उत्तर नहीं होगा, मतलब ऑप्शन नंबर 3 आपका राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न पूछा गया है, लेव वाइगोस्की संज्ञानात्मक विकास को किस रूप में देखते हैं? तो इसका जो सटीक उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 1, एक सहयोगात्मक प्रक्रिया। ऑप्शन नंबर 1 इसका राइट है। अगला प्रश्न आपका पूछा गया था, आप एक शिक्षक हैं जो अपने छात्रों को आलोचनात्मक और रचनात्मक रूप से सोचने के लिए प्रोत्साहित करना चाहते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी रणनीति इस प्रकार के चिंतन को बढ़ावा देने की सबसे अधिक संभावना है? इस प्रश्न का जो सटीक उत्तर होगा ऑप्शन नंबर दूसरा, आप देखिए सबसे सटीक उत्तर होगा, छात्रों को उनके अपने समाधान खोजने के लिए खुले सिरे वाले प्रश्न प्रदान करना। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है। ऑप्शन नंबर दूसरा इसका राइट है। प्रश्न नंबर 25 जो आपका पूछा गया है, फिजा ने विश्लेषण किया कि उसे विषय Z सीखने की तुलना में विषय X सीखने में अधिक समस्याएं हैं, क्योंकि वह विषय Z में रुचि रखती हैं और उस पर ध्यान केंद्रित कर रही हैं। निम्नलिखित में से कौन सी रचना फिजा की सोच का विश्लेषण करने की क्षमता का वर्णन करता है? इस प्रश्न का सटीक उत्तर होगा अधिसंज्ञान। ऑप्शन नंबर पहला इसका राइट है। अगला प्रश्न आपका पूछा गया है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन नैदानिक आकलन के उद्देश्य का उपयुक्त वर्णन करता है? इस प्रश्न का जो सटीक उत्तर होगा उन क्षेत्रों की पहचान करना जहां विद्यार्थियों को अतिरिक्त सहायता या निर्देश की आवश्यकता हो सकती है। ऑप्शन नंबर 4 इसका राइट है। अगला प्रश्न आपका है, हालांकि अंतर समूह व्यक्तिगत भिन्नताओं की संभावना मौजूद है, फिर भी स्वलीनता वाले अधिकांश विद्यार्थी, इसका जो सटीक उत्तर होगा ऑप्शन नंबर आपका है तीसरा व सही है, दिनचर्या या चरणों का सख्ती से पालन करते हैं। ऑप्शन नंबर तीसरा व राइट है। अगला प्रश्न आपका जो था, यहाँ पर आपको वाक्य कंप्लीट करना था। ऑप्शन नंबर पहला इसका सही होगा, जीन पियाजे आत्म केंद्रित वाक्य को संज्ञानात्मक अपरिपक्वता का संकेत मानता है। लेव वाइगोस्की निजी वाक्य को स्वविनिमित में प्रभावी मानता है। ऑप्शन नंबर इसका पहला व राइट है। अगला प्रश्न आपका जो था, प्रगतिशील शिक्षा के हिमायती इनमें से किस कथन से सहमत होंगे? ऑप्शन नंबर इसका हो जाएगा, बच्चे एक सामाजिक, सांस्कृतिक, आर्थिक संदर्भ में पैदा होते हैं और यह पृष्ठभूमि उनके विकास को प्रभावित करती है। ऑप्शन नंबर तीसरा इसका राइट है। मनोविज्ञान का आखिरी जो प्रश्न पूछा गया था, यह भी कथन कारण पे आपका था। अभी कथन यहाँ पर दिया है, नीचे आपका कारण दिया गया है, आपको सटीक उत्तर बतलाना था। इसका सटीक उत्तर हो ए और सभी गलत है, मतलब ऑप्शन नंबर 4 इसका राइट है, ए और आर दोनों गलत हैं। तो ये रहा सीटेट 14 दिसंबर 2024 को फर्स्ट मीटिंग में सेकंड पेपर जो आपको कराएगा, उसमें जो मनोविज्ञान के प्रश्न पत्र थे उसके सटीक उत्तर। चैनल से जुड़े रहने के लिए अपडेट तक। जय हिंद।